प्रिय छात्रों, आज हम प्रस्तुत करते हैं अंतरा भाग 2 कक्षा 12 का छठा चैप्टर रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय की 2 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। पहली कविता है वसंत आया और दूसरी कविता है तोड़ो। हमें इन 2 कविताओं का आज अध्ययन करना है। इसके पहले हम रघुवीर सहाय के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई। वहीं से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और ये पेशे से पत्रकार थे। इन्होंने प्रतीक पत्रिका में सहायक संपादन के रूप में काम किया। फिर वे आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। कुछ समय तक वे हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कल्पना के संपादन से भी जुड़े और कई वर्षों तक उन्होंने दिनमान का संपादन किया। रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं और इनकी जो कविताएं हैं दूसरा सप्तक में संकलित हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वह रघुवीर सहाय रचनावली में प्रकाशित हैं, जो 6 खंडों में विभक्त हैं। लोग भूल गए हैं इनकी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनकी जो कविता है वसंत आया। वसंत आया कविता में कवि ने वास्तव में मनुष्य आज अपने जीवन में इतना व्यस्त है कि उसको आने वाले मौसम परिवर्तन के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। तो इस मनुष्य के आधुनिक जीवन शैली पर इस कविता के माध्यम से बहुत ही अच्छा व्यंग किया है रघुवीर सहाय जी ने। कविता है वसंत आया। मतलब वसंत आने के समय में कवि को कैसे पता चलता है कि वसंत आया। हम आगे पढ़ते हैं कविता को। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तर पर कोई चिड़िया कुहकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए, पांव तले ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा फिरकी सी आई चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया, और यह कैलेंडर से मालूम था। अमुक दिन अमुक बार मदन महीने को होवेगी पंचमी। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बौर आवेंगे रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के। वे नंदनवन होंगे यशस्वी, मधुमस्त पिकभौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। कवि कहता है कि जैसे बहन दा कहती है, अर्थात जिस प्रकार बहन
बहुत ही स्नेह और प्रेम भरे शब्द से अपने भाई को दा कहकर पुकारती है, वैसे ही मिठास भरी आवाज़ में कोई चिड़िया किसी बंगले के किसी वृक्ष, शायद अशोक पर बैठकर कूकने लगती है। चलती सड़क के किनारे बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। कहने का तात्पर्य यह है कि जब वसंत का मौसम आता है, वसंत का महीना आता है, तो जितने भी पेड़ होते हैं, सारे पेड़ अपने पीले पीले पत्तों को छोड़कर उनकी जगह पर नए पत्ते जन्म ले लेते हैं। हवाएं थोड़ी बहुत चलने लगती हैं, तो वो जो पेड़ के पत्ते हैं तो वो सड़कों पर बिछ जाते हैं, और जब हवा चलती है तो वही पीले पत्ते कुछ अकड़ सा जाते हैं। और अकड़ने पर क्या होता है कि जब लेखक या कवि जब चलता है तो जब पेड़ के पत्ते जो है उसके पैरों के नीचे आते हैं तो एक चुरमुराहट की आवाज़ आती है। फिर कवि क्या कहता है कि कोई 6 बजे सुबह जिसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिर किसी आई और चली गई। सुबह से लगभग लगभग वही 6 बजे ऐसे लगा कि जैसे गर्म पानी से नहाकर आई हुई खिली खिली हवा गोल गोल घूमने लगी। और क्या है, आई और फिरकी जैसे चली ही भी गई। तो इस तरह सड़क की फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आ गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति में परिवर्तन स्वाभाविक रूप से हो रहा है। वसंत ऋतु के आने पर चिड़ियों का चहचहाना, पेड़ों से सूखे पत्तों को झड़ना और नई कोपलों का आना, सुबह सुबह शरीर में स्फूर्ति भरती ताजी हवा का मस्ती में बहना, सब कुछ पहले जैसा ही हो रहा है। परंतु शहरी संस्कृति में से हमारा जो प्रकृति का रिश्ता है वह टूट सा गया है। बस हम प्रकृति से निरपेक्ष बने रहते हैं, हमको प्रकृति के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए हम अपने भीतर वसंत मौसम का उल्लास नहीं महसूस कर पाते हैं। बस राह चलते ही उसका आना भर केवल जान लेते हैं। कल मैंने जाना कि वसंत आया, और यह कैलेंडर से मालूम था। अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होएगी पंचमी। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। कहने का तात्पर्य यह है, कवि कहता है कि मुझे इस बात की जानकारी कैसे हुई कि वसंत का मौसम आ गया है। तो इसका पुष्ट प्रमाण हमको कैलेंडर से मिला। कैलेंडर से मिला कि अमुक दिन अमुक वार वसंत के महीने में वसंत पंचमी की तिथि होगी, और उस दिन क्या होगा, ऑफिस में छुट्टी होगी। भाई जब छुट्टी होती है तो ये पता चलना चाहिए कि छुट्टी किस लिए होती है। भाई कभी भी कभी छुट्टी होती है तो उसका जानकारी तो होता ही है हर व्यक्ति को कि हाँ आज छुट्टी किस चीज़ की है। तो कैलेंडर से इस बात से पता चलता है लेखक या कवि को कि अमुक दिन वसंत पंचमी की छुट्टी है, अर्थात वसंत का आगमन हो चुका है। इस बात का प्रमाण क्या है कि ऑफिस में जो छुट्टी थे, यानी कि तात्पर्य यह है कि जो हमारी जो जीवन शैली है उसमें वसंत की केवल सूचना मिल पाती है, लेकिन उसका महसूस नहीं हो पाता है कि वसंत का मौसम आया है। घर से निकले ऑफिस, ऑफिस से निकले घर, बीच में कहीं प्रकृति से कोई लगाव नहीं।
मौसम से कोई लगाव नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि मौसम आ गया है? इसके लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ेगा और महसूस करना पड़ेगा कि वसंत का मौसम आ चुका है या आ गया है। आगे कवि कहता है कि कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल और आम बौर आवेंगे। अर्थात मैंने कविताओं में पढ़ा था, कविताओं से मुझे पता था कि जब वसंत आएगा तो क्या होगा, दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। अर्थात ढाक के जो जंगल हैं वहाँ पर पलाश के जो पेड़ हैं, तो वहाँ क्या होगा, वह वसंत के महीने में अपने पूरे वृक्ष में, पूरे पेड़ में, पूरी डालियाँ लाल लाल पुष्पों से पूरी तरह लद जाएंगी। ठीक है, इतना सौंदर्य दिखने लगेगा और पूरी तरीके से जो ढाक का जंगल है वह क्या है, दहर दहर दमक, मतलब कि अपने सौंदर्य से दमकने लगेगा। और क्या होगा कि आम बौर आएंगे और आमों में बौर आ जाएंगे, यानी वह मंजरियों से लद जाएंगे, यानी आम में भी पुष्प आ जाएंगे। और वे नंदनवन होंगी यशस्वी, दूर देश के विदेश के। फिर क्या होगा कि जब ऐसा सब कुछ हो जाएगा, सारे पेड़ पौधे पुष्प से लद जाएंगे, तो दूर देश की आनंददायी वन प्राप्त करेंगे, अर्थात दूर दूर तक प्रसिद्ध हो जाएंगे। क्यों प्रसिद्ध हो जाएंगे? अपने आकर्षक रंग और फूलों फलों रस गंध से वो इतने सुगंधित होंगे कि उनका जो सुगंध है वो वातावरण में चारों तरफ व्याप्त हो जाएगा। लोगों को पता चलने लगेगा कि हाँ, ये किस किस सुगंध आ रही है, तो पता चलेगा कि ये किसी फला पुष्प का सुगंध आ रहा है। अर्थात दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगेंगे कि किस वृक्ष और किस पुष्प की सुगंध आ रही है। तो इस तरीके से वह दूर दूर तक क्या होगा, यश को प्राप्त करेंगे। मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखाएंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। कहने का तात्पर्य यह है कि वसंत के मौसम में पिक मतलब होता है कोयल, और भौरे अपना अपना अभ्यास करके दिखाएंगे। यानी का जब वसंत का मौसम आता है छात्रों, तो उस समय पुष्पों पर भौरे गुंजार करने लगते हैं, भौरे मंडराने लगते हैं। और क्या होता है, अपना अपना कृतित्व, यानी कि कोयल भी अपने आवाज़ से, अपने मधुर गीत से वातावरण में एक अजीब सी चहल पहल व्याप्त कर देगी। अपना अपना जो लोगों के पास जो अपनी अपनी कला है उसका प्रस्तुत करेंगे वसंत के महीने में। यह नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। कवि कहता है कि वसंत के बारे में ये सारी बातें कैलेंडर और किताबों से मैं जानता था, परंतु बस यही नहीं जानता था कि तुच्छ दिन वसंत का आगमन इस प्रकार से जानूंगा जिस तरह मैंने आज जाना। अर्थात मुझे वसंत पर के आगमन में जो होने वाली प्राकृतिक परिवर्तन और उसकी उमंग पुस्तकीय ज्ञान से था, परंतु आज पहली बार मैंने वसंत का आगमन को क्या हृदय से अनुभूत किया है। तात्पर्य यह है कि पुस्तकीय ज्ञान के बजाय प्रकृति के साहचर्य का अनुभूति ही हमें जीवन का वास्तविक आनंद दे सकती है। कहने का तात्पर्य यह है छात्रों कि हम किताब में पढ़ते हैं, पुस्तकों में पढ़ते हैं कि वसंत का मौसम आता है तो मदमस्त हवाएं चलने लगती है, कोयल की कूकने की आवाज़ आने लगती है, भौरों का गुंजार होने लगता है। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, पुस्तकों में पढ़ते हैं कि वसंत के मौसम में यह होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको सभी को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना होगा, प्रकृति के साथ रहना होगा और हमें महसूस करना होगा कि आखिर
वसंत के मौसम में प्रकृति में कैसे कैसे बदलाव आता है। तो इस तरीके से कवि का कहने का तात्पर्य यही है कि आज व्यस्तता भरी जीवनचर्या में हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना भूल गए हैं। हमको प्रकृति के साथ रहना होगा और यह जानना होगा कि प्रकृति जब बदलती है, मौसम परिवर्तन होता है, तो उसमें किस किस तरीके से क्या क्या हमें अनुभूत होने लगता है। प्रिय छात्रों, तो ये वीडियो जो रघुवीर सहाय जी की प्रथम कविता है वसंत आया, तो वीडियो अधिक बड़ा ना हो, इसलिए हम चाहेंगे कि इस छोटे से वीडियो में एक कविता का ही अध्ययन करें और दूसरी कविता का अध्ययन हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।